हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल। सेशन आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और आइए बढ़ते हैं अब अपने सवालों की तरफ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम्स के लिए या फिर पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। इन सब की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो कोई क्वेरी है, आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर देखने को भी मिल रहा है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट वन और लिस्ट टू हमें दे रखी है। लिस्ट वन में हमारे पास कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नाम है। हमें नाबार्ड, आईडीएफसी, यूटीआई और सिड भी देखने को मिल रहे हैं जी। एंड यहाँ पे कुछ ईयर्स दे रखे हैं, उनकी मैचिंग करनी है। तो नाबार्ड को अगर आप मैच करेंगे तो नाबार्ड 1982 में बना था। इसके अलावा आपके पास आईडीएफसी आ रहा है जी, तो आईडीएफसी आपका 1997 में है। यूटीआई 1964 में बना है जी। और इसके अलावा आपका जो सिडबी है वो बना था 1991 में। तो मैचिंग आपकी 1990 में, तो मैचिंग आपकी जो बन रही है वो ऑप्शन नंबर बी से बन रही है। सो ऑप्शन नंबर बी आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बन जाएगा। Which of the following has been established for regulating the business in stock exchanges and any other securities market? आरबीआई, सेबी, इरडा या फिर पीएफआरडीए। तो जनाब, अगर हम सिक्योरिटीज मार्केट की बात करते हैं तो उसका रेगुलेटर हमारा सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1988 में जिसे बनाया गया था। सो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। Global Depository Receipts GDR are issued against इक्विटी शेयर, डिबेंचर, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट्स। अब देखो होता क्या है, इंडिया की कोई कंपनी है, लेट सपोज इंडिया की कंपनी है इन्फोसिस। अब इंडिया की कंपनी इन्फोसिस जो है वो इंडिया के शेयर मार्केट में तो डायरेक्टली शेयर अपना इशू कर सकती है। बट लेट सपोज इंडिया के बाहर उसने अपना शेयर इशू करना है, तो वहां की स्टॉक मार्केट में इन्फोसिस का शेयर डायरेक्टली नहीं चलेगा। वहां पे क्या करना पड़ेगा, इन्फोसिस वहां के किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी और उसे बोलेगी कि जनाब आप मेरे ये शेयर पकड़ लो, शेयर अपने पास डिपॉजिट कर लो, और इस डिपॉजिट के बदले आप अपने कंट्री में डिपॉजिटरी रिसीट्स जो है ना वो इशू कर दो और पैसा इकट्ठा करके मुझे जो है यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। तो इस तरीके से जीडीआर काम करते हैं। तो जीडीआर आर बेसिकली इशूड अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए। And earning before interest and tax EBIT, earning per share EPS in difference analysis chart is used for। तो EBIT EPS in difference analysis chart की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है जी। तो ये जो एनालिसिस आप करते हैं क्या, किस के लिए करते हैं, क्या यूज है इसका? Evaluating the effects of business risk on EPS, examining EPS result for alternative financial plans at varying EBIT levels, determining the impact of a change in sales on EBIT, showing the changes in EPS quality over time। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, ईबीआईटी ईपीएस इन डिफरेंस एनालिसिस में हम वो लेवल ऑफ ईबीआईटी बना रहे होते हैं कि यार ये वो ईबीआईटी है जिसपे दो प्लान्स में, एक वो प्लान होगा जिसमें डेट ज्यादा होगा, एक वो प्लान होगा जिसमें इक्विटी ज्यादा होगा। इन दोनों प्लान में मेरा ईपीएस बराबर आ जाएगा, हम वो लेवल ऑफ ईबीआईटी निकाल रहे होते हैं। तो उससे में पता लग जाता है कि अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो कौन सा प्लान बेहतर है, इससे नीचे रहेंगे तो कौन सा प्लान बेहतर है। तो ऐसा पूरा एनालिसिस आपको मिल जाता है। और ये चीज ऑप्शन नंबर बी में मेंशन करी गई है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। द फर्स्ट सेट ऑफ बेसल अकॉर्ड्स प्राइमरीली फोकस्ड ऑन। तो बेसल नॉर्म्स की बात हो रही है जी। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन आपने जरूर सुना होगा। तो 3 बेसल नॉर्म्स हमारे पास आ चुके हैं। आज की डेट में तो बेसल 3 चलते हैं, बट वी स्टार्टेड विद बेसल 1। बेसल 1 नॉर्म्स आपके 1988 में आए थे और यहाँ पे केवल एक ही रिस्क पे फोकस था। ऑप्शन है बिजनेस रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इन्फ्लेशन और मार्केट रिस्क। यहाँ पे केवल क्रेडिट रिस्क के ऊपर ही फोकस था, बाकी चीजों के ऊपर नहीं था। फिर धीरे धीरे आपके जो रिस्क है वो ज्यादा कवर किए जाने लगे, आपका जो फोकस है वो ज्यादा एक्सपैंड होने लगा था। सेक्शन 4 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 इज कंसर्न्ड विद द रिकॉग्निशन ऑफ। बहुत ज्यादा फैक्चुअल सवाल है। आप सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के सारे सेक्शन वैसे भी लर्न कर नहीं सकते हो, बट हाँ
ये जो आपका रिकॉग्निशन यहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज का। जो भी आपकी स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं उनको सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटीज ही तो यहाँ पे आपकी डील होनी है, सिक्योरिटीज को ही तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराया जाना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मनी मार्केट? तो फाइनेंशियल मार्केट्स दो होती हैं, एक मनी मार्केट है और एक कैपिटल मार्केट है। मनी मार्केट में आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल्स और ट्रेजरी बिल्स, ये सभी आपके शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स आपके मनी मार्केट में नहीं आएंगे, ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है, ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। The National Stock Exchange of India Limited was established as per the recommendations of Dash report. तो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशंस पे आपका एनएसी बना था? ऑप्शन है नरसिम्हम, चक्रवर्ती, फेरवनी या फिर चोरे कमेटी। तो ये जो एनएसी आपका बना था, इट वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फेरवानी कमेटी। 1991 की ये कमेटी है और इसकी रिकमेंडेशन पे 1992 में एनएसी बना। सेबी ने इसे 93 में रिकॉग्नाइज किया और इसने अपने ऑपरेशंस 94 में स्टार्ट यहाँ पे किए थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Assumptions of Modi-Gilani Miller hypothesis of capital structure do not include the following. ये नॉट वर्ड आजकल सवालों में काफी डाला जा रहा है और इस पे आपका नजर जरूर जाना चाहिए। कौन सी अजम्पशन नहीं है एमएम अप्रोच की? कैपिटल मार्केट्स आर इम्परफेक्ट। तो यार पहली अजम्पशन ही नहीं है, क्योंकि ये मानते हैं कैपिटल मार्केट्स परफेक्ट है, ना कि इम्परफेक्ट। होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन है, होमोजीनियस रिस्क क्लास है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100% यानी कि 100% एंड देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, ये सारी assumptions है। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मींस, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं ना, सो वी आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म। हम बात कर रहे होते हैं कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज हमारे पास हैं। इसमें आपके लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स आएंगे। सो अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालेंगे, सो ऑप्शन नंबर ए इज क्लियरली गोइंग टू बी द राइट आंसर। What should be the optimum dividend payout ratio if R is equal to 15% and K is equal to 12%? अगर आप रिटर्न 15% कमा रहे हो और इक्विटी वालों को जो चाहिए वो 12% ही चाहिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है, तो आप अपने धंधे में पैसा लगाइए, बिजनेस में पैसा लगाइए, वहां आप ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि आप उनको डिविडेंड ना दीजिए, आप अपने अर्निंग्स को री इन्वेस्ट कर लीजिए, रिटेन कर लीजिए और उस पर 15% तक रिटर्न कमाते रहिए। सो दैट इज मच बेटर। सो करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 0। If a company's dividend payout ratio is 60% and ROI is 16%, then growth rate is going to be। तो ग्रोथ रेट बेसिकली आपको बताना है जी, यहाँ पे क्या बनेगा, और दो चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। अब ग्रोथ रेट जो है जी जो है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ बी इंटू आर। यहाँ पे आपका जो बी है, इट इज योर रिटेंशन रेट। तो 60% अगर डिविडेंड पे आउट है तो रिटेन कितना कर रहे हो, 40% कर रहे हो। आर आपका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16%, तो 40% इंटू 16 मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली 6.4%। सो करेक्ट आंसर हियर इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। Compute EPS as per Graham and Dodd approach with the following information. Market price is 56, dividend payout ratio is 60% and multiplier is 2. तो यार यहाँ पे फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, P is equal to M into D plus E by 3। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। प्राइस हमें ऑलरेडी दे रखा है 56 का और मल्टीप्लायर 2 दे रखा है जी, और डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है। तो अगर हम E को X मानते हैं तो D हमारा 0.6 x हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 3, ये आपका यहाँ पे कुछ इक्वेशन बनेगी। सो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जी। तो 2 उधर चला गया तो ये 28 हो गया, और ये कितना बन गया 1.8x प्लस x इज इक्वल डिवाइडेड बाय 3। तो 28 इंटू 3, और ये कितना बन गया, ये बन गया 2.8x। तो यार इसमें हम x को सॉल्व आसानी से कर ही सकते हैं। तो ये 2.8 को 28 से काट दीजिए, 10 आ गया, x की वैल्यू 30 आ गई। तो x हमारे पास e था और e हमारा 30 निकल कर आ रहा है, और ये चीज हमें ऑप्शन नंबर ए में क्लियरली देखने को मिल रही है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिगार्ड टू गॉर्डन मॉडल। तो गॉर्डन हमारे पास डिविडेंड को लेकर एक इंपॉर्टेंट मॉडल है जी। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है, व्हेन आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
प्राइस इंक्रीजेस एंड डिविडेंड पे आउट डिक्रीजेस। तो आईआरआर जब आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो इस केस में आप यूजुअली क्या करेंगे, आप डिविडेंड नहीं बांटेंगे, डिविडेंड आप कम से कम देंगे और आपका प्राइस जो है बिल्कुल यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो पहला स्टेटमेंट हमें करेक्ट लग रहा है। जब आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो प्राइस डिक्रीजेस एंड डिविडेंड पे आउट इंक्रीजेस। तो इस केस में आप डिविडेंड पे आउट को कम रखते हैं, तो ये वाला सही नहीं लग रहा है। आईआरआर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो उस केस में तो आप कुछ भी करिए फर्क नहीं पड़ेगा। आईआरआर लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इस केस में आप जो है डिविडेंड पे आउट को इंक्रीज करेंगे ना कि डिक्रीज करेंगे। सो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे बनेगा। सेंसिटिविटी ऑफ एन एसेट्स रिटर्न टू मार्केट रिटर्न इज कॉल्ड बीटा डेल्टा गामा अल्फा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म यूज होता है, आपने सीएपीएम मॉडल में भी सुना होगा, बीटा इज द टर्म विच इज यूज्ड, जो आपको बताता है कि आपका एसेट या फिर आपका जो भी शेयर है वो मार्केट के मुकाबले कितना वॉलेटाइल है। अगर आपकी मार्केट 10% बढ़ रही है और आपका जो शेयर है वो 20% बढ़ रहा है, तो वो ज्यादा वॉलेटाइल है, उसका बीटा ग्रेटर देन 1 होगा इस केस के अंदर। तो सेंसिटिविटी आपको बीटा से पता चलती है। इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ अ सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बनेगा। Which of the following institutions was established in 1948 for development of banking functions? SFC, IDBI, IFCI और ICICI। को सबसे पहला हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो बना था आजादी के बाद, इट वाज IFCI। ये बना था जी 1948 में, बाकी बाद में बने। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास बनेंगे ऑप्शन नंबर सी। इसे इंडिया का पहला डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है, एज पर दी वॉल्टर्स अप्रोच व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो व्हेन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 18%। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप इंटरनली 15% कमा रहे हो और आपका इक्विटी का कॉस्ट 18% है, तो इस केस में आप कम कमा रहे हो और इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सारा का सारा डिविडेंड की फॉर्म में बांट ही दो, क्योंकि इंटरनली आपका रेट ऑफ रिटर्न उतना नहीं है जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए बेटर है कि आप सारी अर्निंग्स को डिविडेंड फॉर्म में ही बांट दो। ऑप्टिमल पे आउट रेशियो यहाँ पे 100% का बनेगा। अगला सवाल है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कॉस्ट ऑफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो किसकी कॉस्ट होगी। तो एडिशनल फंड्स जो आप प्रिक्योर करने वाले हैं उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे बोला जाएगा। सीधा सीधा आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। चलो अगला सवाल आपको दिया, यहाँ पे कुछ डाटा है और आपको ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है। देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का जो फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी का रहता है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है आइए देखते हैं। आपको अर्निंग बिफोर टैक्स दे रखा है, पर आपको तो ईबीआईटी चाहिए। तो ईबीआईटी के लिए आपको इसमें इंटरेस्ट वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। तो 45 लाख का अर्निंग बिफोर टैक्स है, उसमें 15 लाख आप ऐड कर देंगे तो 60 लाख का आपका यहाँ पे ईबीआईटी आ जाएगा। अब आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन नहीं गिवन बट फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है। तो ईबीआईटी में फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड बैक कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 60 लाख में 30 लाख ऐड बैक कर दो तो ये 90 लाख आपका कंट्रीब्यूशन बन गया। इसे आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपका 1.5 बनेगा। आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए का आ जाएगा। अगला सवाल, which of the following institution is categorized as a specialized financial institution is in India? इनमें से कौन से आपके स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बनने वाले हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके स्पेशलिस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको स्पेशल काम के लिए बनाया गया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला आपका सिडबी हो गया, और आपकी जो इंडस्ट्रीज खराब हालत में है उनके लिए आपका बीआईएफआर हो गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है जी, राज लिमिटेड हैज इशूड 1200 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 फुली पेड अप। मार्केट प्राइस शेयर का चल रहा है 170। द कंपनी हैज पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹12 पर शेयर। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको निकालनी है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस आप यहाँ पे कर सकते हो। ग्रोथ रेट कोई आपको दिया नहीं है, सीधा सीधा इसी को आप कर लीजिए और परसेंटेज में निकाल लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे प्यारे दोस्तों तो आंसर आपका कितना निकल कर आएगा जी, ये आपका लगभग 7.05% निकल कर आएगा। आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये वाला जो हमारा सवाल है ये आपसे पूछ रहा है कि कंबाइंड लीवरेज आपको यहाँ पे निकालनी है। कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला
अगर मैं बात करूं तो क्या रहता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे रहेगा। फिक्स्ड कॉस्ट आपको 40,000 दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट 1,40,000 है, सेल्स 2 लाख है, 10% इंटरेस्ट दे रखा है लोन के ऊपर, जो 1 लाख का लोन है। तो कंट्रीब्यूशन तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हो गई, 2 लाख माइनस 1,40,000, 60,000 हो गया। अब ईबीटीबी निकालना है आपको, तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करोगे, 60,000 में से 40,000 घटाओगे, 20,000 आएगा। 20,000 में से आपको ये इंटरेस्ट भी घटाना पड़ेगा, 10% इंटरेस्ट 1 लाख के लोन पे, यानी 10,000 ही हो गया। तो 10,000 भी घटा दिया, तो ये 10,000 आपका ईबीटी निकल कर आ गया। इसे सॉल्व करोगे, 6 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा, ऑप्शन सी का आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड गॉर्डन्स थ्योरी, डिविडेंड डिसीजन फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, जो हमारा डिविडेंड डिसीजन रहता है, दैट इज रेलेवेंट अकॉर्डिंग टू वॉल्टर एंड गॉर्डन। एमएम कहते हैं इररेलेवेंट है, बट गॉर्डन वॉल्टर के अकॉर्डिंग तो रेलेवेंट है, इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो हमारी जो एनएसई है उसे कब एस्टेब्लिश किया गया था, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। तो एनएसई हमारी 1992 में बनी थी, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए का प्यारे दोस्तों यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, क्रेडिट रेटिंग इज अफेक्टेड बाय अनपेड डेट एंड इट्स नेचर, अवेलेबल सिक्योरिटी एसेट्स, स्टेबिलिटी ऑफ द कैश फ्लो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर डिपेंड करेगी, और इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। अगला सवाल, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेबी आर, तो सेबी को क्यों फॉर्म किया गया, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था? इन्वेस्टर इंटरेस्ट प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्लियरली ये सारे सेबी के ऑब्जेक्टिव्स है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल, नॉट इंक्लूडेड अंडर द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर ऑफ द बैंक, बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑन इंटरेस्ट, ये आरबीआई का काम नहीं है, ये तो कमर्शियल बैंक्स करेंगे। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ बैंक इज, तो बैंक का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? लीगल एडवाइस, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ द क्रेडिट, या क्रिएशन ऑफ कोऑपरेटिव स्पिरिट। देखो जी, क्रेडिट क्रिएशन एक बैंक का सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो बैंक आपका लोन वगैरह देता है वो इसके अंदर आ जाते हैं। ऑप्शन सी का आंसर यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई, इसे कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसे जनाब 1 जुलाई 1964 को सेटअप किया गया था, और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। अगला सवाल, आईसीआईसीआई को मर्ज कर दिया आईसीआईसीआई बैंक के साथ, कौन से साल में ये आपका मर्जर हुआ था? ये वाला जो मर्जर है ना, ये 2002 के अंदर हुआ था, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा।